वेलकम टू आरटी एकेडमी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराता है आपको ईयर लॉन्ग बढ़िया लेक्चर्स एंड पेपर की प्रैक्टिस भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के दूसरे पड़ाव पे चल रहे हैं, जहां पर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में टॉपिक जो स्टडी करेंगे आज वो होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट टॉपिक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाना था। कोई अपनी मॉइस्ट स्किन से कर रहा था, कोई स्पायरकल से करता है, कोई गिल से करता है और हम लंग्स से करते थे। तो हमने सबके बारे में बताया। फिर खासकर जब हम ह्यूमन के लंग्स से ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचे तो हमने अपने बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना, जहां पर आपने मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में समझा। हमने लंग्स के बारे में काफी कुछ जाना कि लंग्स के एल्वियोलाई, जो कि हमारे मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, उस जगह तक हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और उसके बाद क्या होता है वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। सो आज हम जिस जगह पे है, जो चीज हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज हमारा जो एम है, इस चैप्टर का जो एम है, वो एम है कैसे भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमें अपने एल्वियोलर तक पहुंचाना है, वहां से ब्लड में मिक्स हो जाएगा खुद ब खुद और हमारी बॉडी में एनर्जी बनना चालू हो जाएगी। उसी राज का पर्दाफाश करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर हम ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि कैसे बिना हम कोई फोर्स लगाए एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि हम रेस्पिरेशन जब करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो कोई ताकत नहीं खर्च करनी पड़ती। अब आप जबरदस्ती रामदेव बने तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे आप कहीं पर कोई प्रेशर यूज नहीं करते। और जब आप कोई प्रेशर यूज नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे आप नेचर का कितना बड़ा गिफ्ट लिए टहल रहे हैं कि कोई ताकत नहीं लगानी है, सांस चल रही है, एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर जा रही है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक नियम रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस रहा है जिस प्रोसेस के थ्रू चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आती हैं। चलिए देखते हैं हमारे बॉडी के कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलकर के इस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन देखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू हमारे स्टूडेंट्स हैं, और अगर ओल्ड है तो लाइक और शेयर करते रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आज हम यहाँ पर। सबसे पहली बात आती है कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। आप ऑक्सीजन लेकर के सेल से एनर्जी बना लेते हैं, आखिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, वो है हमारा स्टेप पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग। जब आप ब्रीदिंग कर चुके होते हैं तो आप दूसरा स्टेप यूज करते हैं गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड। थर्ड स्टेप पे जब आप ब्लड में मिक्स कर देते हैं अपनी ऑक्सीजन को तो गैस ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी ऑक्सीजन का एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है। फोर्थ नंबर पे आप क्या करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया है तो अब आपके ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो सेल में चली जाएगी और सेल में मौजूद CO2 ब्लड में आ जाएगा, यानी कि गैस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दो जगह पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। एंड लास्ट स्टेप पे जब सेल में आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई है तो फिफ्थ जो स्टेप हमारा आता है, उस स्टेप में सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन होता है। यानी फिर वहां पर वही रेस्पिरेशन चलाता है कि ग्लूकोज से बना पायरुवेट और पायरुवेट से क्रैब्स साइकिल चालू होती है और जहां पर आपको 30 ATP एनर्जी मिलती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। क्लियर? हमें इन चार मुद्दे पे बात करनी है। तो ध्यान समझिए, जब आप एनर्जी पाने की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन नाम दिया।
अब इस रेस्पिरेशन में आपने 5 स्टेप्स यूज कर रहे हैं। पहला, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, सिंपल सी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस था, ये फिजिकल प्रोसेस को नाम दे दिया क्या? ब्रीदिंग। ओके, तो हमने इसे लिखा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी क्यों? लंग्स का अनदर नेम पल्मोन्स होता है, उससे बना है पल्मोनरी। तो लंग्स का अनदर नेम है हमारा पल्मोन्स, लंग्स का अनदर नेम है पल्मोन्स, तो उससे बना पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप पे आप गैस एक्सचेंज करते हैं बिटवीन लंग, एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब जब आपके भाई एल्वियोलस में ऑक्सीजन पहुंच गई है, तो अब ऑक्सीजन वहां से आपके ब्लड में मिक्स होगी। थर्ड पे जब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, तो अब ब्लड में तैरते तैरते ऑक्सीजन हमारी हर पूरे बॉडी पे सर्कुलेट करेगी। तो हमने टर्म यूज किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जब ब्लड से टिश्यू में मिल जाएगा तो हमारा फोर्थ स्टेप बन जाएगा गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये फोर्थ तो कॉमन है। फिफ्थ पे अगर आप आते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर मतलब भाई केमिकल रिएक्शन। चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन पे। पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है इट इज अ कंपाइल्ड रिएक्शन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग आप किसे कहते हैं? सांस लेना किसे कहते हैं? जब आप एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं, इंस्पायरेशन बाहर फेंक रहे हैं, एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन के दो पार्ट बन गए। पहला पार्ट बनेगा आपका एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, यानी कि इंस्पायरेशन। एंड सेकेंड स्टेप पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स कॉल्ड एक्सपायरेशन। इनका मतलब आप समझ जाइए, इनका मतलब हो रहा है अंदर, यानी कि एयर आ रही है अंदर की तरफ। जब एयर अंदर की तरफ जा रही है तो ये इन हो रही है, और इसी इन से बन गया इंस्पायरेशन, इसी इन से बन गया इंस्पायरेशन। और जब एयर अंदर गई, अब अंदर से CO2 लेकर के वो एयर बाहर निकलेगी। तो जब बाहर निकले यानी एक्सटर्नल टर्म हम यूज करते हैं, एक्सटर्नल, तो ये बन गया एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, एयर आप इनहेल करते हैं इंस्पायरेशन, एक्सहेल करते हैं एक्सपायरेशन, और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा ब्रीदिंग। तो ये बात समझ में आ गई ब्रीदिंग। अब चलिए समझते हैं आखिर ब्रीदिंग की मैकेनिज्म चलती कैसे है। चलिए देखते हैं ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कैसे चलती है। सबसे पहले इंस्पायरेशन को देखिए। इंस्पायरेशन को देखने से पहले आपको हम कुछ अपने जो हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे एयर को अंदर लाने में हेल्प करेंगे और बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, इसके लिए मैं अपना टेक्निकल टर्म कुछ देता हूँ अपने स्टाइल में, जैसे कि मैं हमेशा लेता हूँ। देखिए, एक बार मेरिज टेक्निक को समझ जाएंगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। बस आप वेट करिए, ये मैं अपने स्टाइल में आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपके सामने भी समझ में आपको आ जाएगी। ये रही आपकी रिब्स, ओके, ये आपकी रिब्स, ओके। इसको मैं डबल मेंशन कर देता हूँ। एंड ये आपका डायाफ्राम, ये आपका डायाफ्राम हो गया, ओके। एंड आपको पता है कि इसके अंदर आपका लंग्स सेफ है, तो मैं आपको उसकी भी मीनिंग नोट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लीजिए। ये हमारी है वर्टेब्री कॉलम, वर्टेब्री कॉलम यानी बैकबोन,
ये वाली जो बोन देख रहे हैं आप, ये बोन है स्टर्नम एंड these are ribs. Okay, that is diaphragm. And अब मैं कुछ मसल्स बनाने जा रहा हूँ जो हमारी रिब्स के बीच में पाई जाती है मसल्स। ये आपकी मसल्स हैं, कुछ मसल्स ऐसे होती हैं, कुछ मसल्स यूं लगी होती हैं। ये ओके, तो इनको भी लेबलिंग कर दी जाए, इनकी लेबलिंग कर देते हैं तो वही आ जाएगा। ये आपकी हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब क्या चीजें समझें, ये डायग्राम है क्या? बेसिकली जो पूरा का पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम एक रिब केज है। रिब केज यानी हमारे जहां पर लंग्स भाई साहब सुरक्षित है, बाकी भी सारी चीज सुरक्षित है। सबसे पहले आप रिब केज को समझ जाए क्या है। आपकी अगर बॉडी देखा जाए तो आपकी बॉडी, ध्यान से देखिएगा, आपकी बॉडी के फ्रंट साइड पे एक बोन होती है। आप फील भी करेंगे जहां तक आपकी हड्डी जिस जगह तक बहुत हार्ड लग रही है वो हार्ड स्टर्नम बोन होती है, यानी फ्रंट पे स्टर्नम बोन है, नीचे डायाफ्राम लगा हुआ है, बैक साइड पे आपकी बैक बोन है एंड लैटरल साइड पे आपके रिब्स हैं जो 12 पेयर रिब्स होती हैं। ठीक। अब अगर आपको बेंड किया जाए, क्योंकि दुनिया में केवल एक इंसान ऐसा ऑर्गेनिज्म रहा जो 2 पैरों पे चल रहा है, एक एनिमल। अदर एनिमल आपके चल ही रहे 4 पैरों पे, तो हम उन कॉमन को भी लेके चलते हैं कि अगर ह्यूमन को बेंड किया जाए, देखिए बेंड करने पर आपकी ये जो बैकबोन है ये ऊपर की तरफ है, बैकबोन ऊपर की तरफ है, स्टर्नम बोन नीचे की तरफ है, रिब्स लैटरल साइड पे है एंड डायाफ्राम बैक साइड पे होगा। कुछ वही स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अगर आपको बेंड किया जा रहा तो बैकबोन आपके ऊपर की तरफ है, स्टर्नम नीचे की तरफ है, डायाफ्राम आपके बैक साइड पे है नीचे की तरफ एंड आपके रिब्स लैटरल साइड पे है। इन सब ने मिलकर के एक पिंजरा बना दिया है, एक केज बना दिया है, जिस केज में हमारा लंग्स है। ये जब पिंजरा यानी ये जब केज फैलता है, यानी ये जब केज का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर लंग्स के अंदर मौजूद जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा। शायद फिजिक्स में मैंने पढ़ा था कि किसी भी एरिया का अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। आप जिस रूम में बैठे होंगे, जहां बैठे हैं अभी, वो आपको शायद सफोकेशन नहीं लग रहा, लेकिन वो रूम बहुत छोटा कर दिया जाए तो आपको सफोकेशन होता है, क्योंकि वहां का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको पता हमेशा एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ चलती है, सेम एज डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर से लोअर की तरफ चलती है। यानी कुल मिलाकर के आपके अगर रिब केज का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऐसी कंडीशन में आपके लंग्स के अंदर भरी हुई एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, यानी एक्सपायरेशन हो जाएगा। अगर आपके लंग्स का वॉल्यूम या रिब केज का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर की तरफ बढ़ेगी और हमारे लंग्स में एयर आती है। यही कारण है कि जब आप सांस लेते हैं यानी इंस्पायरेशन करते हैं तो आपके फेफड़े फूल जाते हैं, जाए करके देख लीजिए, लंग्स ब्रॉड हो जाते हैं क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर कम हो जाएगा, तभी एयर अंदर आएगी। और जब आप सांस छोड़ते हैं यानी एक्सपायरेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे लंग्स का वॉल्यूम कम। तो इस लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हमने रिब केज नाम दिया, ओवरऑल स्ट्रक्चर को नाम दिया रिब केज। अब इस रिब केज में क्या क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखिए घटना क्या घटती है। मैं इसके साइड में किसी के पैरेलल डायग्राम बनाता हूं, देखिए जरा, और डैश डैश करके बनाऊंगा। ओके, डायाफ्राम ये थे, इनको मैंने यूं कर दिया, ये रिब्स यहाँ पे थे, ये रिब्स बढ़ गई यहाँ चली गई। सिंपल सी मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए।
अब देखें, अगर जो पुराना डायग्राम था उसको हमने ए सिंबल दिया और जो नया डायग्राम इसको हमने बी सिंबल दिया। अब देखिए बी वाले में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ गया। एक कंपैरिजन में बी का वॉल्यूम बढ़ा। यानी ऐसी घटना कब घटेगी, जब डायाफ्राम हमारे मसल्स होती है, डायाफ्राम को फ्लैट कर देती हैं। तो अभी डायाफ्राम कैसा था, डोम शेप में थे, अभी डायाफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया। ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये क्या करती है, ये स्विंग होती है, सिकुड़ती है, कंस्ट्रक्शन करती है। तो जो रिब्स है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है तब भी देखिए वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आ जाएगा और हमारे लंग्स में एयर भर जाएगी। और अगर देखें जैसे ही डायाफ्राम फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, स्टर्नम अपनी पोजीशन पे आ गया, तो फिर से प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर एक्सपायरेशन हो जाएगा। ये एक बेसिक थीम है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आगे की थ्योरी आपके लिए कुछ नहीं है, बस कुछ साइंटिफिक टर्म यूज करें। तो आप देखिए लंग यानी हमारे रिब केज की जो या लंग्स की जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दो कारण से बढ़ता है। एक बढ़ रहा है आपका देखें तो डायाफ्राम के कारण, और दूसरा बढ़ रहा है हमारे किसके कारण, रिब्स के आगे होने के कारण, इंटरकॉस्टल मसल्स के कारण। चलिए अब आते हैं पुराने उस पे, इसको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से समझिएगा, चीजें समझ में आएगी। सारा खेल वॉल्यूम और प्रेशर का है। देखिए इंस्पायरेशन में क्या करें, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैटन होगा, जो मैंने आपको बताया कि डायाफ्राम फ्लैटन हो जाएगा, और डायाफ्राम फ्लैटन हुआ, क्लियर। देन वर्टिकल वॉल्यूम यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये याद रखिएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब आगे, जैसे कि ये देखिए एंटीरियर कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये आ गया, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर है। तो कह रहा एंटीरियो पोस्टीरियर जो ये बढ़ रहा है पार्ट, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो कौन कर रहा है, डायाफ्राम के कारण हो रहा है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज एंड थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज, जो मैंने बताया था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरा क्या कारण है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। दो टाइप की इंटरकॉस्टल मसल्स होती है जो रिब्स के बीच में पाई जा रही है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल ऐसे याद रखें, बाहर बढ़ रहा है वॉल्यूम, बाहर यानी एक्सटर्नल, और फिर से वापस आ रही है तो इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप। अब देखिए ये होगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया था इसलिए बनाया था, डॉर्सल सरफेस इसको बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस इसको बोलते हैं। तो एक तो बढ़ रहा वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एंड एक डॉर्सोवेंट्रल, दो तरीके से इंक्रीज हो रहा वॉल्यूम हमारे लंग्स का, एंटीरियो पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल। तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस भी इंक्रीज हुआ और आपके थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे कारण लंग एक्सपैंड हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग, जो कि मैंने आपको बताया। अब एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, अब देखिए वहां पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, अब यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स मतलब फिर से अभी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब फिर से वापस अपनी जगह पे आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। तो इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। थोरैसिक रीजन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, थोरैसिक वॉल्यूम ओरिजिनल पोजीशन, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सब लोग अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, और जब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए एयर हायर प्रेशर से लोअर की तरफ चली जाएगी। तो इसके लिए हमने कोई ताकत नहीं लगाई, ये एक नेचुरल प्रोसेस था, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का गेम था, जैसे हाथ सिकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब जब आप फोर्सफुली लेते हैं, देन एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को काम करना पड़ेगा, डायाफ्राम मसल्स को काम करना पड़ेगा। अब आते हैं बात
आगे की करते हैं तो ये देखिए एक वही स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये आपके अगर बोन देखा जाए तो ये आपकी बोन स्टर्नम थी, जो मैंने भी चर्चा करी, आपकी स्टर्नम था, ये रिब्स थी, बैक साइड पे ये बैकबोन लगी हुई है, जिन्होंने रिब केज को बनाया था। डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है? साइंटिस्टों ने लंग्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताया कि इसमें कितनी एयर आ सकती है, कितनी एयर की क्षमता। तो यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ वॉल्यूम्स के बारे में पूछ लेता है। जैसे चलिए बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम पढ़ना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आप जानेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरत नहीं है। तो आपके लंग्स में क्या कैपेसिटी है क्या नहीं है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में जानना पड़ता है। चलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ये टाइडल वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल कंडीशन पे आप जो एयर ले रहे हैं, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल आप ले रहे हैं, इंस्पायरेशन कर एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इसको हम टाइडल बोलते हैं। इट इज अबाउट 500 ml। अगर 500 ml आप लेते हैं और आप 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 500। आप एक बार के उसमें 500 ml अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर 12 टाइम्स लेते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml पर मिनट, यानी आप 6 लीटर एयर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 1 मिनट में 6 लीटर एयर लेना और बाहर निकालना, ये होता है टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आप अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 ml को आप क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर। अब अभी तक इंस्पायर कर रहे थे 2500 यानी 2500 से 3000, अब फेंक कितना सकते हैं फोर्सफुली, यानी कि कपालभाति, तो 1000 से 1100 ml आप फोर्सफुली फेंक सकते हैं बाहर एयर को। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल बची हुई वॉल्यूम, जब आप फोर्सफुली जितना फोर्सफुली फेंक देते हैं 1100 ml के आसपास, कह रहा उसके बाद जो बचता है वॉल्यूम एयर का, वो अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 ml तक बचता है। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई आफ्टर एक्सपायरेशन लंग्स डू नॉट कोलैप्स। लंग्स है क्या? एक तरीके की कैविटी है, जैसे कि बलून से एयर निकाल दी जाए तो पिचक जाएगा, लेकिन हमारा लंग्स क्यों नहीं पिचक रहा? क्योंकि वहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम मौजूद है। इस कारण हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि एयर अंदर भरी हुई है। सारी एयर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा वो, और एक बार पिचक जाए तो उसको खुदाना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहीं पर आप याद रखिएगा कि लंग्स इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना आप नॉर्मल ले रहे हैं और जितना आप ले सकते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाता है। ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लीजिए आप, 3000 से 3500 ml। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है देखिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड यानी टाइडल वॉल्यूम, बचा हुआ जो वॉल्यूम जो 500 ml ले रहे हैं और जितना आप फेंक सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल फोर्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है इतनी, इसको बोलेंगे हम क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ERV प्लस RV, एक्सटर्नल रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो ये बन जाता है वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, वो हो जाएगा 3500 से 4500 ml। टोटल लंग कैपेसिटी, अब आपके लंग्स की कैपेसिटी को जोड़ दीजिए इसमें, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम कैपेसिटी से बोल सकते हैं, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको जोड़ दीजिए तो 5000 से 6000 ml, यानी इतनी हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी ये है कि 5000 से 6000 ml तक हम लंग्स में वॉल्यूम बनाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी में एक पॉइंट, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड डेड स्पेस। कह रहा है कि आपके नॉस्ट्रल से लेकर के पूरा टर्मिनल तक, टर्मिनल ब्रोंकाई तक, क्योंकि एल्वियोलाई के पहले तक कोई भी लोग गैसियस एक्सचेंजमेंट नहीं करते हैं, और जब गैसेस एक्सचेंजमेंट नहीं करते हैं तो उस स्पेस को डेड स्पेस बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा उच्च लेवल का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज डेड स्पेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml। डेड एयर वॉल्यूम किसी काम की नहीं है, जो उस ट्रैक में है, हमारे नॉस्ट्रल से लेकर के हमारे टर्मिनल ब्रोंकाई तक कोई डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है, तो वहां लगभग 150 ml तक हमारी एयर रहती है। रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होती है, इंस्पायरेशन एक्सपांशन जोड़ देंगे साइकिल बन जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, हमने जो बताया 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट, आप 12 से 16 बार आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, काउंट करिएगा इसको। स्पायरोमीटर टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, ये स्पायरोमीटर है जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करने का काम करता है, आप किस स्पीड से आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, और हमारे चैनल को जो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा चैनल आपको लॉन्ग ईयर लेक्चर सीरीज देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, साथ ही साथ लेक्चर फिनिश होने के बाद आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो आज के हमने अपने इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को जाना, और शायद आप प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि सांस लेने में और निकालने में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कैसे हमारी बैकबोन, हिप्स, डायाफ्राम, स्टर्नम जैसी बोन्स हेल्प करती हैं। सारा गेम वॉल्यूम का और प्रेशर का था, क्लियर। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर जल्दी आपके साथ आएंगे एक नया लेक्चर के साथ, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।